नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर है दोस्तों, और आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली 3 बड़े एग्ज़ाम होने हैं और अब मैं एमपीटीओ को भी इंक्लूड करूं तो 4 हो गए। डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, यूपी आर्मी दोनों में टीजी2 और एमपी में टीओ की वैकेंसी है। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पेपर में भी मुझे लगे, इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। मेरे दोस्त, वैसे तो ये पेपर हिमाचल प्रदेश एसएससी का है जो अभी 9 अक्टूबर को हुआ था। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले से भी करवाता आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पहले करवा दिए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें है। आई होप आज भी आपको पसंद आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अच्छे लगे इसीलिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखिए और हल करने का प्रयास करते हैं। 70 क्वेश्चन इसके हल हो चुके हैं मेरे दोस्त, और 71वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उस पर लोड जनरली कैसा होता है? आप उत्तर कीजिए। बैलेंस होता है कि अनबैलेंस होता है कि दोनों होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इंडिया में 3 फेज 4 वायर पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो 3 फेज 4 वायर प्रकार का होता है हमेशा। वो बाद में एक अलग चीज़ है कि अगर अपन कंज्यूमर की सर्विस लाइंस निकालेंगे तो वो हम सिंगल फेज 2 वायर पे देंगे, वो एक अलग बात है। सर्विस मेंस जो होती है वो सिंगल फेज 2 वायर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर 3 फेज 4 वायर का होता है। अब हम सब जानते हैं कि अगर अपन ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन वाले का एग्जाम्पल ले लें तो उसमें से एक फेज़ कहीं जा रहा होता है, दूसरा फेज़ कहीं और तीसरा फेज़ कहीं अलग जाता है, जहाँ से क्या होता है, अलग अलग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आते हैं। अब घरेलू उपभोक्ता में किसने कितना लोड ऑन कर रखा होगा ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए ये लोड हमेशा अनबैलेंस रहता है। कोई तो घर बंद होगा, किसी के घर में कुछ चल रहा होगा, तो ये हमेशा जब भी आता है तो अनबैलेंस लोड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कभी बैलेंस लोड नहीं होगा, ये कन्फर्म है। किसी एक फेज़ पर मान लीजिए 10 घर है और किसी एक फेज़ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। बड़ा सिंपल, बस आगे दिया ही नहीं करता क्या है, वो तो ऑप्शन में दिए हुए। खैर यहाँ तो सिर्फ इतना लिख दिया कि ट्रांसफॉर्मर बस, और ऑप्शन आपके सामने है। एसी को डीसी नहीं करता, डीसी को एसी नहीं करता, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता। हमारे सामने केवल एक ऑप्शन बचा है, क्या? एसी वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को हम कन्वर्टर बोलते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं, या फिर ऑसिलेटर बोल सकते हो, वो भी डीसी को एसी कर देता है। डीसी की वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने को हम चॉपर बोलते हैं, ना कि ट्रांसफॉर्मर। और यदि ट्रांसफॉर्मर को आप डीसी दे देंगे तो इसकी वाइंडिंग तो जल ही जाएगी। और क्यों जल जाएगी? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ 0 होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होता है। डीसी की फ्रिक्वेंसी 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस 0। सो कॉइल में हाई करंट फ्लो होगा और तुरंत जल जाएगी। लेकिन फिर भी डीसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन करने वाले एक सिंगल सर्किट को बोलते क्या है? तो चॉपर सर्किट होता है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन इसका भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में चॉपर सर्किट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। 73, 4, 5 आपके सामने, तीनों क्वेश्चन फटाफट से उत्तर कर दीजिए, तब तक मैं आपको बता। पहला क्वेश्चन जो है ना, ये तो है आरसी इंटीग्रेटर का है। देखो ये शायद आपको डायग्राम के लिए जाना पड़ेगा तभी समझ आएगा। एक बार थोड़ा आप क्रॉस मैच करवा लेवें और आरसी इंटीग्रेटर का सर्किट देख लेवें। यानी आर और सी जो सर्किट लगे होते हैं ना, उस तरह से है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को ही यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं। आउटपुट कहाँ से लेंगे ये पूछा है अपन से, तो आउटपुट इसमें कैपेसिटर से ली जाती है। बाहरी सर्किट में जब आता है ना, जो कपलिंग कैपेसिटर के लिए शेष रह जाता है, यहाँ से लेते हैं इसको। बी उत्तर कर देना। आरसी इंटीग्रेटर में कैपेसिटर से आउटपुट लिया जाता है। ये ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और 74 में तो शायद प्रॉब्लम है ही नहीं, उत्तर ही करा देता हूँ। 3 फेज प्रणाली में फेज डिफरेंस कितने का होता है? तो 120 का होगा, है ना, 120 डिग्री का है। और अगर सिंगल फेज में अगर अंतर कोई आपसे पूछे तो 90 डिग्री का करना है। और 75 में देखो क्या पूछ रहा है, सिंक्रोनस मोटर है, उसका बैक ईएमएफ किस बात पर निर्भर करेगा? सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है ना,
इसकी पहली शर्त होती है रोटर एक्साइटेशन, यानी ये रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। अब रोटर एक्साइटेशन का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है ना। तो दूसरा आता है इसमें कि जो हमने मोटर पर लोड डाला है वो कैसा है, क्योंकि लोड से ही तो हंटिंग आती है सिंक्रोनस मोटर में। बी उत्तर कर देंगे, भार पर डिपेंडेड होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर असेंशियली, सिंपल सा सवाल लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर परिभाषा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आधी अधूरी समझे अपन तो हर एक ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये पूछ क्या रहा है बताऊँ आपको। ये पूछ रहा है कि जनरल एक सर्किट ब्रेकर है क्या, हम किससे बोलते हैं कि दिस इज सर्किट ब्रेकर। सवाल पूछ रहा है, आपने कैसे कह दिया कि ये सर्किट ब्रेकर है, क्या डेफिनेशन होती होगी उसकी कि एक बड़े तौर पर सबसे छोटी डेफिनेशन दी जाए तो सर्किट ब्रेकर है क्या, इसने ये पूछा है। ठीक है, तो डी उत्तर करना है आपको। ऐसे इलेक्ट्रोड होंगे जो धारा को ले जाते हो, क्योंकि सर्किट ब्रेकर में यही तो होता है, करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट होते हैं इसमें, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। वैसे तो देखो सर्किट ब्रेकर में आर्क क्विंचिंग मीडिया भी होता है, सिस्टम को ब्रेक करने की कैपेसिटी भी होती है, और ये दो पॉइंट के बीच में ट्रांसफार्मर को आइसोलेट भी कर देता है। सर्किट ब्रेकर बिल्कुल बंद करेगा, है ना। तो अब जिस ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो फिर तो सारा सही था, तो फिर हमें क्या करना है, डी ऑप्शन के साथ यहाँ जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 और 78 दोनों ही कर देते हैं। आप 77 का आंसर दो, तब तक मैं 78 की कैलकुलेशन आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे लग रहा है पहले 77 का आंसर फटाफट से आप करके 78 की कैलकुलेशन में लग जाओ। 77 क्या कह रहा है कि कौन से एप्लीकेशन में रिलक्टेंस मोटर को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे। देखो रिलक्टेंस मोटर को हिंदी में प्रतिष्ठा मोटर बोलते हैं ना, वैसे इसे अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और सेम संरचना इसकी भी होती है कि इसके रोटर पर भी ज़्यादा कोई स्लॉट या टीथ नहीं होते, प्रतिष्ठम मोटर बोलते हैं। लो रिलक्टेंस मार्ग को फॉलो करती है, यानी रिलक्टेंस के आधार पर इसका प्रचालन सिद्धांत है। सिग्नल और टाइमिंग डिवाइसेज में इसका उपयोग करते हैं। डी उत्तर आपने अगर कमेंट कर दिया तो बिल्कुल आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलक्टेंस मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइसेज जो होती है वहाँ अपन इसका उपयोग करते हैं। अब आ जाइए 78 पर। 20 किलो ओम प्रति वोल्ट यानी 20,000 ओम प्रति वोल्ट वोल्टमीटर की सुग्राहिता है। जब 5 वोल्ट मापने के लिए इसे रेंज सिलेक्शन किया जाता है, देन इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि प्रति वोल्ट का मतलब होता है कि जब ये 1 वोल्ट नापने के लिए काम में लिया जाएगा, देन 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इस सर्किट को। तो जब 5 वोल्ट करेगा तो कितनी करेगा मेरे दोस्त, 100 किलो ओम। 100 किलो ओम का ऑप्शन देखो बी ऑप्शन में आपके सामने है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आजकल आते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जब 3 प्रतिरोधकों की श्रेणी में चौथा प्रतिरोधक और जोड़ दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी वो कह रहा है कि 3 पहले से लगे हुए थे, आपने एक इसमें और लगा दिया, तो बताइए आर टोटल क्या होगा। मैं तो आपसे आर टोटल नहीं आई टोटल भी पूछूंगा, और V1 V2 V3 के मान पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी पूछूंगा, क्योंकि अब टोटल V4 तक आ गए ना। हाँ देखो आर टोटल बढ़ेगा, अब आरोपित वोल्टेज VT यानी टोटल वोल्टेज वो तो फिक्स है, और जब टोटल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर कुल धारा घटेगी, सीधी सी बात है। और कुल धारा घटेगी तो जो पहले से V1 V2 V3 था उनकी ड्रॉप भी कम हो जाएगी। उनकी ड्रॉप कम होने को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आप यूँ समझ लीजिए कि उतने ही वोल्ट पर पहले 3 हिस्से हो रहे थे,
अब उसी वोल्टेज पर 4 जने हैं यानी 4 रेजिस्टेंस है। या फिर यूँ कैलकुलेट कीजिए कि पर्टिकुलर जो ड्रॉप होती है वो I इंटू आर से निकलती है। अब R1 को मान तो उतना ही था लेकिन I तो टोटल कम हो गया ना। तो श्रेणी क्रम में 3 बातें याद रखें मोटा मोटी। एक प्रतिरोधक और जुड़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, टोटल करंट बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, टोटल करंट घटती है, और पहले से जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनकी ड्रॉप कम हो जाती है, उनको मिलने वाली वोल्टेज भी कम हो जाती है। 80 नंबर सवाल देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने मर्करी आर्क रेक्टिफायर जब आपको करवाया था ना उस दौरान बताया था। नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, अभी जाकर मर्करी आर्क रेक्टिफायर को समझिए आप। यूट्यूब पर मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है इसको। सवाल पूछ रहा है कि जब मर्करी आर्क रेक्टिफायर में आयोनाइजेशन स्टार्ट होता है ना तो उसमें नीले रंग का एक आपको प्रदीप्ति दिखाई देती है, नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है। कारण क्या है, ये किसकी वजह से दिखाई देता है दोस्तों? इसके दिखाई देने का कारण होता है आयोनाइजेशन, आयनीकरण बोलते हैं इसे, ठीक है। क्योंकि जब पारे का आयनीकरण शुरू हो जाता है देन उस दौरान वो नीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। मर्करी आर्क रेक्टिफायर के बारे में और भी कई क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई बार आपको बताया हुआ भी है। एनोड, तो ध्यान रखना है फेज की संख्या पर निर्भर करते हैं, जितने फेज होते हैं उतने ही एनोड होते हैं, ठीक है। फिर एनोड बना किसका होता है ये भी पेपरों में कई बार क्वेश्चन आए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखते हैं किस किस को याद है, और कंप्लीट हो जाए ना वीडियो तब कमेंट करना। ये जो कमेंट्स चल रहे हैं ये तो बाद में भी शो नहीं रहते, और सबसे पहले जो उत्तर करेगा ना उसका मैं कमेंट पिन करूँगा। मर्करी आर्क रेक्टिफायर में एनोड किसका बना होता है? 2 सवाल अगले देखो, दोनों फिक्स है, उत्तर याद रख लेना बस। 30 डिग्री का पॉजिटिव एंगल है कोई, वो नेगेटिव में किसके बराबर होगा? बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोण की बात कर रहे हैं ना, हमें एक सर्किल का कोण याद रखना है जो 360 डिग्री होता है। प्लस और माइनस दोनों इसी को मिलाकर होते हैं। अगर प्लस का 30 डिग्री है तो माइनस का 330 डिग्री हो जाएगा, और दोनों मिलकर के कितने का एंगल दे रहे हैं? 360 का। यानी हमें क्या करना है कि उसमें केवल जो डिफरेंस है वो उत्तर कर देना है। 360 में से माइनस करो, उत्तर निकालो, आपका उत्तर आ जाएगा। बी उत्तर है, -330 डिग्री इक्वल टू है। और 82 नंबर क्वेश्चन तो देखो स्टैंडर्ड डाटा है, शायद आपके सामने पहली बार आया होगा, याद रख लेना। कहते हैं कि तेज़ धूप वाले दिन एक सूरज जो है वो लगभग 1 किलोवाट यानी 1000 वाट प्रति वर्ग मीटर में वो आपको रेडिएट करता है, उत्सर्जित करता है, यानी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। 83, 84 दो क्वेश्चन सामने एक साथ दिख रहे हैं, आ जाइए फटाफट से। कह रहे हैं कि इंडक्शन मोटर में आपको स्पीड कंट्रोल करना है लेकिन स्टेपलेस स्पीड आनी चाहिए। स्टेपलेस का मतलब समझते हो क्या? बड़ी बड़ी रेंज में आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 3000 आरपीएम के बाद में सीधा 1500 आरपीएम आ जाए, 1500 आरपीएम के बाद सीधे 1000 आरपीएम आ जाए, फिर जैसे 750 आरपीएम आ जाता है। और अब हम सब जानते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज फिक्स कर दें तो ये 2 पोल का है, ये 4 पोल का है, ये 6 पोल का है और ये 8 पोल का है। यानी अगर हम पोल की संख्या को बदलते हैं ना तो सीधे सीधे बड़े बड़े स्टेप्स में हमें गति मिलती है। ऐसे नहीं कि हम 3000 से 2800 ले आए, फिर 2800 से 2500 ले आए। इसका मतलब स्टेपलेस स्पीड हमें कहाँ से मिलती है? शाबाश, बी उत्तर करना है। पोल की संख्या को परिवर्तित करके, पोल की संख्या को बदल करके। अगला सवाल, 500 ओम प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए और बाद में एक प्रतिरोध को हटा दिया, अब कुल प्रतिरोध बताओ कितना है? तो क्यों इतना सारा करना, हम यूँ समझ लेते हैं कि 4 प्रतिरोध है समांतर में जुड़े, तो समांतर में टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? R/N। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 100 ओम। प्रतिरोध कितने हैं? 4। इसका मतलब उत्तर कितना आएगा? 25 ओम, ठीक है। पहले 5 जोड़े फिर 1 हटा दिया, इसका मतलब 4 ही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल लो, अपनी भाषा में ये समझ लेते हैं कि 4 लगे हुए हैं समांतर में, बस, है ना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
दबाइए लाइक वाला बटन ताकि हम मोटिवेट हो, आपके सामने जल्द नया वीडियो लेकर आएँ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर फ्री प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है। फ्री टेस्ट क्विज़ का एक फ़ीचर है, वहाँ क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे वहाँ टेस्ट आगे और मिल जाएंगे, क्लिक करके अटेंड कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए। 85 और 86 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। 85 क्या कह रहे हैं कि 30 वोल्ट का एक सोर्स है, 3.3 मेगा ओम का रेजिस्टेंस है, धारा कितनी चलेगी। आई बराबर V/R करना है। वोल्टेज 30 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 3.3 है, मेगा में 10 की पावर 6 होती है ना, तो क्यों ना मैं इस 10 की पावर 6 को यहाँ से हटा दूँ और ऊपर ले जाकर 10 की पावर -6 कर दूँ, और -6 का उत्तर में मैं माइक्रो लगा दूँ एम्पियर में। 30/3.3 आपको हल करना है, उत्तर आएगा लगभग 9 के आसपास, है ना। ये उत्तर कर देना, 9 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेट करके मिलान कर लेना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कैलकुलेशन एरर हो सकती है। वैसे अभी मैंने पिछली बार डीसी मोटर जनरेटर का वो एक करवाया था, उसमें हो गया था कैलकुलेशन, मैंने ध्यान नहीं दी। बाद में एक बच्चे ने कमेंट किया पूरे तरीके से सॉल्यूशन करके, तो मैंने उसको पिन किया हुआ है। देखो 86 नंबर क्वेश्चन। 15 मिली हेनरी के 3 इंडक्टर है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, टोटल इंडक्टेंस बताओ कितना है। इसमें तो कोई किसी को समस्या नहीं है, L1 + L2 + L3 तीनों है, जोड़ दो तीनों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अगर तीनों पैरेलल में होते तो आप सीधा इसको कम कर देते। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि प्रतिरोध तापन में उच्चतम क्रियात्मक तापमान यानी रेजिस्टेंस हीटिंग जो होती है ना, देखो तापन की अलग अलग विधियाँ होती है, और हमें हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर प्राप्त करना है, हीटिंग एलिमेंट किसका होगा। पहली बात तो देखो, जो घरेलू उपकरण होते हैं ना, तापीय उपकरण जितने भी, जैसे हीटर, सोल्डरिंग आयरन प्रेस, इन सब में तो होता है नाइक्रोम का। लेकिन जब रेजिस्टेंस हीटिंग बड़े बड़े मेथड्स के लिए काम में ली जाती है, तो वहाँ हीटिंग एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड का बनता है। सी उत्तर करना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में फिर आ सकता है। प्योर कैपेसिटर है, उसमें शक्ति खपत का मान पूछा है। देखो शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 होता है, क्योंकि उसमें फेज अंतर 90 डिग्री होता है। जब पावर फैक्टर 0 होगा तो शक्ति खपत भी कितना होगा, 0 होगा। प्योर कैपेसिटर हो या प्योर इंडक्टर हो, दोनों में फेज अंतर 90 डिग्री, पावर फैक्टर 0, इसलिए शक्ति खपत भी 0 होता है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डीसी मोटर का एप्लीकेशन है। डीसी मोटर देखो ट्रैक्शन जॉब में भी काम में आती है, खिंचाव कार्य में भी, और इंडस्ट्रियल जो ड्राइव होते हैं उनमें भी काम आती है, और जो व्हीकल होते हैं बैटरी से चलने वाले उनमें भी होती है। डी उत्तर आ जाएगा, ऑल अबोव, ठीक है। तो बस दोस्तों, इसके बाद जीके के कुछ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद में जो पार्ट चलेगा अपना 170 नंबर क्वेश्चन से चलेगा, तो अगले वीडियो में आपको वो करवाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है। वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।